जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास में आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं ए, तो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से आपको प्रॉपर सभी प्रश्नों के जवाब करते रहना है। यहाँ पे सचिन कुमार कह रहे हैं हाय, तो भैया हाय। और बाद बाकी हमारे यहाँ पे क्रांति देवी कह रही है तो ये किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर किया है इन लोगों ने, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और यहाँ पे राज कह रहे हैं रिया राजसी, तो मतलब कि इन सभी लोगों ने सभी क्वेश्चनों के आंसर किए हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ पे जो भी देखो हमारा दिया गया है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये 2024 से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब कि आपकी करंट का क्वेश्चन है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछ दिया, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो डेट भी पूछ सकता है, तो वो भी देखो। आप सभी प्रश्नों के आंसर नोट करते जाना, सभी प्रश्नों को नोट करना है। तो नोट करो टी एस कृष्णा जी, जो कि मिला था 17 मार्च 2024 को, 17 मार्च 2024 को। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है हीमोग्लोबिन में क्या होता है। ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है और लगभग मुझे लग रहा है कि सभी को पता होगा। इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी देखो चुनाव जो हुए थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसका सही जवाब क्या करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना जो वर्तमान है वो हैं श्री राजीव कुमार जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और अगर आपसे पहले पूछ दिए गए तो आप क्या बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप नोट करिएगा सुकुमार सेन जी जो थे वो हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो आप इतना याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, आपके ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश और भारत, मतलब कि भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आप क्या बताएंगे। तो वो है डूरंड रेखा। कौन सी, डूरंड रेखा। अगर देखो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान दे रखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। तो आप ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिकंदर लोदी, कुली कुतुब शाह और अकबर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होगा कुली कुतुब शाह, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको मैं और बताऊँ, यहाँ पे सिकंदर लोदी दे रखा है। सिकंदर लोदी जो हैं उनका पता क्या था। तो जो सिकंदर लोदी हैं इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो अकबर ने क्या करा था, अकबर ने आगरे के अंदर लाल किला बनवाया था। अकबर ने आगरे के अंदर लाल किला बनवाया था। तो ये भी आप याद रखना। और बुलंद दरवाज़ा तो आपको पता ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया है। तो आप इसका फटाफट जवाब करिएगा। और तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 8 जून क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया। तो 8 जून की बात है। आज कितनी है, शायद 11 जून है ना। तो 8 जून की बात है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को याद रखना आप, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप देखो नोट कर लें। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है
कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है तो आप बताइएगा। और देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछे भी जा सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है तो आप क्या बताएंगे, मदुरई। मदुरई हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु सही जवाब होता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसका जवाब करिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका होगा कर्नाटक। कर्नाटक ऑप्शन ए में दिया गया है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम्पी जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है, भाई हम्पी कर्नाटक में है, कर्नाटक में कौन सा ज़िला है जहाँ पर हम्पी स्थित है, तो वो याद रखना बेल्लारी ज़िला है। कौन सा है, बेल्लारी ज़िला है। देखो पूरा यहाँ पे पेन ना होने की वजह से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन याद रखना बेल्लारी ज़िला है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो थे वो किनके समकालीन थे, तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आप कर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, और मैं आपको बताऊं ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने देखो भारत पर जो पहला आक्रमण किया था, मतलब भारत में जो प्रवेश किया था वो 1526 में किया था, 1526 में किया था, जिसे हम बोलते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में देखो जब संविधान बना था तब कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, आपको पता होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर नहीं पता है तो आप नोट करिएगा, और पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब करिएगा। तो यहाँ पे देखो जो आपके भाग हैं वो हैं 25 और जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12, ये आपके वर्तमान में है। लेकिन जब ये बने थे तो आप याद रखना कि जो भाग थे वो 22 थे, जो कि अब 25 हो गए हैं, और अनुसूचियाँ आपकी 8 थीं जो कि बढ़ के 12 हो गई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि जो अनुच्छेद थे 395 वो बढ़ के कितने हो गए, 395 से बढ़ के कितने हो गए, तो याद रखना 470 हो गए। कितने हो गए, 470। और देखो संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कौन सी अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये पूछा जाता है, तो याद रखना वो आपका आर्टिकल 368 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 368 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी मैंने आपको डिटेल बताई है आपने नोट किया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। तो यहाँ पे देखो ये आपके लिए 2024 का क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए मैं इस पर थोड़ा समय दे रहा हूँ ताकि आप इसको सही से पढ़ लें और इसका जवाब नोट कर लें, जो कि यहाँ पे होने वाला है 7वां, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे नामदफा पूछ दिया गया है, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत इसका जवाब बताएंगे, और नहीं पता है तो आप नोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से मुझे याद आया कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्या, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और देखो अगर पश्चिम का राज्य पूछा जाएगा तो पश्चिम का क्या बताओगे, तो आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो ये पूर्व पश्चिम, और देखो उत्तर की अगर बात करेंगे तो आपका लद्दाख हो जाएगा, और दक्षिण की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये देखो याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पे गुजरात दे रखा है, अगर आपको पता है तो बताइए, और नहीं तो नोट करिएगा कि आपके गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। और देखो गिर नेशनल पार्क की एक खूबी भी है, वो खूबी ये है कि यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन से, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे राजस्थान दे रखा है, राजस्थान से याद रखना कि राजस्थान में रणथंभौर है। कौन सा है, रणथंभौर है। तो यहाँ से देखो मैंने आपको बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा है, तो ये देखो आपको याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा वनस्पतिक तेल दिल के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आपका सही जवाब सूरजमुखी का तेल होने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
देखो यहाँ पे दिया गया है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पे देखो राज्यसभा, लोकसभा और योजना आयोग। तो यहाँ पे अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, राज्यसभा का सही टिक लगाएंगे। किसका? राज्यसभा का। देखो जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। अब देखो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। जिसके अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे बताएंगे कौन है, हमारे पीएम। पीएम मतलब प्रधानमंत्री जी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम से किसने आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? असम से पूछा जा रहा है तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब है वो होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल शंकरदेव जी। शंकरदेव जी जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो अगर इनके संस्थापक पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? तो वो कौन थे? शायद रामानुजन जी थे, जो कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शंकरदेव जी, श्रीमान शंकरदेव जी। और अगर संस्थापक पूछे जाएंगे तो रामानुजन, जो कि आप बता सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो यहाँ पे चांद बीबी पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा अहमदनगर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी नोट कर लिया होगा। और देखो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये भी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? रजिया सुल्तान थी। अब अगर ये पूछ दिया गया है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यार, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये आपको याद रहेगा ना। चलें फिर अब अगले प्रश्न पे और देखें अगला क्या है। देखो 17 क्वेश्चन हो गए और आपको पता है कि मैं हर क्लास में 17 क्वेश्चन के बाद 1 मिनट के लिए रुकता हूं कि अभी तक जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, जो नए और पुराने मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी एक बार अपनी प्रेजेंट लगाएंगे। भाई को सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपको डेली के डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें आपके करंट अफेयर से लेके आपके इतिहास से लेके नदी नाले जितने जो भी हैं पूछे जा सकते हैं, विटामिन से लेके सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको एक एक एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लियर करवाता हूं। तो आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार क्लास को शेयर कर देना, और जो भी शेयर करेगा उसे मानसिक रूप से मेरी तरफ से 1 बीघा ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, और चलते हैं अब अपने प्रश्न पे और देखते हैं क्या प्रश्न का जवाब है। देखो यहाँ पे दिया गया है आईपीएल 2024 में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। देखो आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन दोस्त 110% पूछे जाएंगे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे? युजवेंद्र चहल, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। देखो आईपीएल से एक और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, तो वो विराट कोहली जी बने हैं। कौन? विराट कोहली जी। ये कौन सी टीम में है विराट कोहली जी? तो आप तुरंत बताएंगे आरसीबी में है। किस में है? आरसीबी में। और जो युजवेंद्र चहल हैं वो कौन सी टीम में है? तो आप क्या बताएंगे? और राजस्थान रॉयल्स में है। किसमें? राजस्थान रॉयल्स, मतलब आरआर आपकी हो जाएगी। और देखो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए हैदराबाद ने। किसने बनाए थे? हैदराबाद ने बनाए थे। तो ये भी आप याद रखना। और देखो फाइनल किसने जीता था, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में आप मेरे इस प्रश्न का जवाब करेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो अगला प्रश्न है, पूछा गया है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसने लिखी थी? और ये देखो इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा लुईस फिशर। लुईस फिशर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो खुशवंत सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी थी जो आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये देखो कई बार पूछी गई है, आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे महात्मा गांधी जी से आप क्या याद रखेंगे? महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद रखना हिंद स्वराज। कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी। तो और इनकी एक पुस्तक और है, वो मुझे जैसे कि याद आ रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी देखो बहुत ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा फटाफट। तब तक मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि जब समुद्र में उतर ही गए तो लहरों की औकात भी देख लेंगे।
तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लहरों की औकात बिल्कुल देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न का जवाब भी करेंगे, जो कि हो जाएगा गर्म और नम, जो भी ऑप्शन सी में दिया गया है। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए हो गया है, यहाँ पे दिया गया है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और आपको यहाँ पे बताना है, जो कि आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा भाग 4। और देखो सभी भाग आपको पता होने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। तो यहाँ पे भाग 4 हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से आर्टिकल से कल में है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो है आपके 36 से 51 तक। कहाँ तक? 36 से 51 तक आते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी कि भाग 3 में क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर आपसे भाग 3 पूछ दिया गया तो याद रखना मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेंगे, 12 से 35 तक। कहाँ तक मिलेंगे? 12 से 35 तक। और देखो 36 से 51 तक इधर हो गया, ये भाग 4। देखो यहाँ पे भाग 2 को भी समझते हैं। भाग 2 में क्या दिया गया है, तो भाग 2 में जो आपको मैं बताऊँ नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता दी गई है। और देखो भारत में ना एकल नागरिकता चलती है। कौन सी? एकल। और अमेरिका है, अमेरिका में कौन सी चलती है? दोहरा, मतलब कि दोहरी नागरिकता। वहाँ पे क्या है, अगर आप भारत से गए तो यहाँ की भी नागरिकता रहेगी और वहाँ की भी। और भारत में क्या है कि अगर भारत में रहना है तो भारत की नागरिकता आपके पास होना आवश्यक है। तो ऐसे आप याद रखें। और देखो इनका वर्णन जो है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, जब यहाँ पे 12 है तो मतलब कि यहाँ 11 से 5 तक। और देखो 1 से 4 तक क्या मिलता है, 104 तक हमारा भाग 1 है, जिसमें हमारा राज्य संघ एवं उनके राज्य दिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आपको 4 समझाए ना, कल आपको इससे आगे के बताऊंगा और आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। और देखो याद करना है ना तो दोस्त लिखना पड़ेगा, अगर लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है। तो भारत की आकस्मिकता जो निधि है वो किस अनुच्छेद में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी के पेपर में पूछा गया था। अब यहाँ पे आप इसका सही जवाब बताएंगे आर्टिकल 267। आर्टिकल 267 जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप देखो ये जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, 2 स्टार लगाएंगे, इनको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपसे आकस्मिक पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे, 267। और अगर आपसे संचित निधि पूछ दी गई तो आप बताएंगे 266। संचित निधि पूछा जाएगा तो 266, और आकस्मिकता निधि पूछी जाएगी तो 267। और 368 अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई वो हुई कब थी। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो 1556 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। ये आपको तीनों पता है ना, तो आप नोट करते जाओ। देखो पहला जो है वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, दूसरा जो है वो हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा जो आपका है वो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो यहाँ से ये 3 युद्ध आपके कन्फर्म हो गए। अब देखो यहाँ पे 1526 बताया था, तो 1527 भी मैंने आपको याद करवाया था। कैसे? 1528 भी याद करवाया था। कैसे कराया था? अभी अगर आपको याद आ रहा होगा, जुड़े होगे तो आपको याद आ गया होगा। और देखो 1529 भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1527, जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पानी पीने के बाद खाना खाओगे, तो मतलब कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में किसका होगा? जब खाना खाया तो फिर क्या करोगे, तो खाना खाया फिर चाय पियोगे, तो मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब जब चाय पी ली तो क्या करोगे, वहाँ थोड़ी ना बैठे रहोगे, अपने घर जाओगे, तो मतलब कि घग्गर का युद्ध हो गया। तो देखो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गए, मतलब 26, 27, 28, कभी भूलोगे तो नहीं। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, और देखो ये भी बताना है कि कहाँ से कहाँ तक चली। 1853 देख रहे हो, तीनों ऑप्शन में दिया गया है, बस डेट अलग है, मंथ भी सेम है। तो अब इसका आप जवाब करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन SW है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र में किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्त। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और हमास, मतलब कि इन दोनों को कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। इन्होंने देखो इनके यहाँ पे जो बच्चों पे हमला वगैरह हुआ है, उस लिए इन्हें बाहर कर दिया गया। इस तरीके से आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है
कि वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत करेगा। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और देखो ये कहाँ पर होगा और कब से कब तक होगा ये भी आपको पता होना ज़रूरी है ना। तो याद रखना ये 21 से 31 जुलाई तक होगा, ठीक है, 31 जुलाई तक। और देखो ये कहाँ पर होगा, तो याद रखना ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। और ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो आज मैं इतनी ज़्यादा बताऊँ आपको कि मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की क्लास में लाने की कोशिश की। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। और यहाँ पे देखो जो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा 42वां। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 42वां हो जाएगा। और ये देखो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से भाग में दिए गए अभी मैंने आपको बताया था, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने नोट किया होगा। और देखो ये आर्टिकल कहाँ किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं 51 में। किस में मिलते हैं, आर्टिकल 51 में मिलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। आप मुझे भाग खुद ही बता देंगे अगर आपको समझ आ गया होगा। और देखो यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो भी याद रखना कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। उसे क्या कर दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। पहले तो देखो अकबर ने किया था, जो भाई इसे जो स्टार्ट किसने किया था आप बताइएगा। यहाँ पे स्टार्ट किसने किया था इसे, तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ने करी थी। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ने करी थी। इससे अकबर ने एक बार रोका भी था, लेकिन पूर्ण रूप से इसे समाप्त करने वाला मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला भी बोला जाता था। तो मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, और ये मैंने शायद अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में एक और है, क्या है कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। और जो वो क्या कहते हैं वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो वो आपके देहरादून में है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और देखो ये दोस्त आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो भी आप याद रखना 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1757 में हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट किया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या जवाब कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आपका जो जवाब है वो हो जाएगा कुमुद सैनी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो नीरज चोपड़ा जी अभी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए, किसके चुने गए आप बताइएगा। और नहीं तो क्लास में जुड़े रहिएगा, आने वाले कुछ क्वेश्चन बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे भैया आर्टिकल 14, मतलब अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 19 है कि जो पत्रकार लोग बोलते हैं, जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, वो आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और देखो धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आपके अनुच्छेद 25 में दिया गया है। तो ये भी देखो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था ये भी बताइएगा। और यहाँ पे आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी वो भी बताइएगा। और यहाँ पे ये भी बताइएगा कि अंतिम शासक कौन था। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो नोट करिएगा इब्राहिम लोधी।
प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। देखो संस्थापक आपका बहलोल लोदी था, संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। और देखो आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था। तो देखो ये आप तीनों याद रखेंगे कि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरआरबी में। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आगम सूत्र। आगम सूत्र जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर देखो बौद्ध धर्म का पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे त्रिपिटक। तो आप क्या बताएंगे, इनका बौद्ध धर्म का जो पवित्र पुस्तक वो त्रिपिटक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य जी ने लिखी थी, ये भी आप याद रखिएगा। और ये राजनीति से संबंधित थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है अफ्रीका प्रदेशों का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में है। तो ये देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप याद रखना, ये तंजानिया में है। कहाँ पर पड़ता है, तंजानिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर है। कितनी है, 5895 मीटर है। तो ये भी देखो याद रखना। भारत में आपका कौन सा है, तो भारत में आपका हिमालय पर्वत है। और देखो नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट। ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो यहाँ पे दिया गया है किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आज की क्लास में आपने संविधान और ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा देखे हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मैंने करवाए हैं। और यहाँ पे देखो आपके इस प्रश्न का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना 23 से 24। 23 से 24 क्यों हो जाएगा, तो मैंने जैसे कि आपको ये उस दिन बताया था कि अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे। और देखो 19 से 22 तक क्या है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने किसी के लिए आपको स्वतंत्रता बताया था ना, कि किसकी स्वतंत्रता होती है। तो याद रखना कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपके 19 से 22 तक हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दे रखा है 32 से 35। 32 से 35 क्या है, तो 32 से 35 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आपको बताना है नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपके प्रश्न का सही जवाब है वो हो जाएगा तमिलनाडु। और देखो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। तो ये आप याद रखेंगे, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो ये देखो 37वां क्वेश्चन है। मैं आपको 17 और 37 पे रुकता हूँ। क्लास में सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। तो एक बार फिर से कहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो लाइक तो करते हो और शेयर भी करते हो, ये मुझे पता है, और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। आप लोगों की सपोर्ट से ये सब संभव हो सका, तो इसलिए आप भी एक बार यार कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं और पुराने दोस्तों कर चुके होंगे मुझे पता है, और अगर आपने कर दिया तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्त। और देखो अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। और यहाँ पे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा गया है कि कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और ये देखो कब करी थी, अगर ये भी पूछ देगा तो याद रखना 1854 में करी थी। कब करी थी दोस्त, 1854 में करी थी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर दिया होगा, और नहीं किया है तो यार नोट करिएगा कि बम्बई है। क्या है, बम्बई, जिसे मुंबई अब बोलते हैं, बम्बई बोलते थे, ठीक है। और देखो 7 जुलाई 1853 में हुआ था। कब हुआ था, 7 जुलाई 1853। तो ये भी देखो 7 जुलाई 1853 याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये देखो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। और आप याद रखेंगे आपके यूएसए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा भी था, कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो उस टाइम मैंने आपसे बीपीसीएल नहीं, मैंने ये पूछा था कि ये नीरज चोपड़ा जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने, ये पूछा था। अब यहाँ पे आप नोट करिएगा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये देखो इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। आपको जेएनयू की स्थापना किसने करी थी पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना करी थी सैयद अहमद खान जी ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और देखो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने करी थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप उसका याद रखना कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय। और सैयद अहमद खान जो हैं इन्होंने कब करी थी, तो वो भी याद रखना 1877 में करी थी। कब करी थी? 1877 में करी थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। और देखो मुनिस रजा जो है इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसकी करी थी, जेएनयू की। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? राम मोहन राय। किसने करी थी दोस्त? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कब करी थी, तो आप क्या बताओगे? 1815 में करी थी। कब करी थी दोस्त? 1815 में करी थी। और देखो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखना। कब करी थी? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी? 1939 में करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा आपका सही जवाब मेरे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो मैं अब आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब अब जीत की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और आराम से पढ़ाई करनी है। 50 के 50 क्वेश्चन नोट करो रोज। और फिर देखो आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा दोस्त। जीके में आपका लेवल बढ़ जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? जो प्रसिद्ध नमक यात्रा 1930 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा दांडी यात्रा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1920 में। और ये बंद हुआ था 1922 में। और देखो ये महात्मा गांधी जी ने बंद इसलिए कर दिया था कि जो चौरा चौरी ट्रेन एक्शन हुआ था उस वजह से इसे बंद कर दिया गया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब यहाँ पे देखो गायत्री मंत्र जो हमारा है वो किस वेद से लिया गया? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद से लिया गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो संगीत है वो कौन से वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। संगीत जो है वो किस वेद से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। अगर आपसे अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद से क्या लिया गया है? तो जादू टोना जो है वो आपके अर्थवेद से लिए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपके मंत्र वगैरह तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि रोज आपसे कि राज्यपाल और अपने जो सीएम हैं सभी राज्यों के और उनकी राजधानियाँ जरूर याद रखना यार। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे पूछ दिया गया है कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है या मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो कि ऑप्शन ए में दिए गए। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भी याद रखना श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल जो हैं ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे दिया गया है किस अनुच्छेद में संसद के सभी सदस्यों के शपथ से जुड़ा प्रावधान है। देखो आज मैंने ये शपथ का इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शन हुए, मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्शन से दोस्त पूछे जरूर जाएंगे, और आप देख भी रहे होंगे कि हर क्लास में लगभग मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। और यहाँ पर आप याद रखना जो आर्टिकल 99 है वो आपके सदस्यों के शपथ से जुड़ा है। और देखो अनुच्छेद जो 76 दिया गया है ये क्या है, ये आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो आप ये भी याद रखेंगे। 61 जो है ये क्या है, ये देखो राष्ट्रपति जी को कोई सज़ा तो दे नहीं सकते, बस पद से हटा सकते हो, तो उसके लिए महाभियोग की कार्रवाई की जाती है जो कि अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो जब मैंने 75 बताया तो वो 76 बताया तो मुझे याद 75 भी आ गया। 75 जो है इसके तहत क्या होता है, इसके तहत होता है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब इनमें से ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 29 गुफाएं हैं, और देखो मुंह से निकल गया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हैं, तो ये महाराष्ट्र में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? देखो दर्रा सभी याद रखना, मैं रोज आपको इसीलिए एक दर्रा भी करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक पूछा जाएगा। और आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आप क्या बताएंगे? ये था इटली। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होंगे सभी प्रश्नों को, और जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त जुड़ने के लिए। और देखो एक बार सभी दोस्त मैं फिर से वही कहूँगा कि प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो आपके लिए कहते हैं ना मैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है, तो याद रखना और सफ़र जारी रहेगा हम लोगों का। और दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।